तो देखिए यहाँ पे W इक्वल टू था माइनस पी एक्शन डॉट डेल वी, उसका इंडिकेट किया मैंने कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इसमें तो एक्शन प्रेशर मेरे पास में किसकी इक्वल हो गया, गैस के प्रेशर के, तो W इक्वल टू हो सकता है माइनस V1 से V2 लिमिट लिया मैंने, और ये हो गया P गैस डॉट डेल वी, ओके। W इक्वल टू माइनस V1 से V2, ये बताइए ये प्रेशर किसका है, गैस का प्रेशर, और जब गैस का प्रेशर है तो मैं यहाँ आइडियल गैस लगा सकता हूँ इक्वेशंस, तो P की जगह गैस का प्रेशर की जगह क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। गैस का प्रेशर है इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हुए मैं यहाँ पे nRT अपॉन V ले लेता हूँ डॉट डेल V, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे। अब W इक्वल टू माइनस nRT को मैं आगे ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोथर्मल है, सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल आपको गिवन करेगा वो भी कांस्टेंट होगा, R तो होता ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पे V1 से V2 इंडिकेट किया मैंने 1/V डॉट डेल्टा। पता होगा शायद आपको 1/x का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है। तो यहाँ पे 1/v का dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, ln v। तो W इक्वल टू माइनस nRT ln v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस nRT, अब देखिए लिमिट रखना आता होगा आपको, कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा आपके पास में ln V2 माइनस ln V1, और लॉ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ln V2 अपॉन V1, कोई दिक्कत इसमें। और ln को अगर आपको log 10 बेस में चेंज करना हो तो 10 बेस में क्या चेंज करते हैं यहाँ पे हम, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V, और log कौन से बेस में आ गया, 10 बेस में। जब भी ln को आप ln log e बेस x ही होता है, और उसको जब 10 बेस x में चेंज करते हैं तो 10 बेस के लिए क्या करते हैं, 2.303 आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कर दिया मैंने। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस वो बता के देगा आप लोगों को, बिल्कुल मेंशन करेगा क्वेश्चन में कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये देखिए, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम का वैल्यू आप रखेंगे V2 और V1 वैल्यू, मोल बता के देगा आपको, टेम्परेचर भी कोई फिक्स टेम्परेचर देगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगी। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद है आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा लॉज काम आता है, बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में आपने। बॉयल्स लॉ किसके लिए काम आता है, आइसोथर्मल के लिए। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2, जब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। जब किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ से V2 बाई V1 का वैल्यू कितना रहेगा, ये देखिए P1 बाई P2, ठीक है। कौन सी प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log 10 बेस P1 बाई P2, ये देखिए। कहने का मतलब ये है, जब गैस का अगर वो प्रेशर भी गिवन करता है आपको, गैस का प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, जब गैस का प्रेशर भी गिवन करता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो, वॉल्यूम्स गिवन करता है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल जब प्रोसेस होगी तब मैं दोनों के बीच में रिलेशंस बता सकता हूँ। तो रिवर्सिबल वर्क डन आप कैलकुलेट कर चुके हो। इस पे क्वेश्चंस की कोई ज़्यादा कैटेगरी नहीं बनती, इस पे सिंपल एक ही कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं कि वैल्यू दो और वैल्यू डालो क्वेश्चंस के अंदर और सीधा आंसर निकालो। एक और चीज़, आर का वैल्यू आप 8.314 लीजिएगा क्योंकि आपको आंसर जूल में निकालना है। और आप सोचो कि नहीं सर वॉल्यूम एटीएम में दे रखा, सॉरी वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो हम चेंज करें ना करें, नहीं, जब वॉल्यूम आप लीटर में रखोगे तो यूनिट्स तो अपना भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्वर्जन का कोई फंडा नहीं है, कन्वर्जन करना तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में करते, यहाँ कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास में वर्क डन का दूसरा टाइप भी खत्म हुआ, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अब नाउ कौन सा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्लोज हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा मैं आगे इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है।
तीसरा वर्क डन मेरे पास अभी बच रहा रिमेनिंग है, कौन सा, एडियाबैटिक। लेकिन एडियाबैटिक वर्क डन पे जाने से पहले हमें काफ़ी चीज़ें सीखने पड़ेंगी। पहले काफ़ी चीज़ें सीखने का मतलब हमें एंथैल्पी सीखनी पड़ेगी, अभी हीट सीखना पड़ेगा, हमें फ्लॉट सीखना पड़ेगा। फ्लॉट का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो एडियाबैटिक को अभी थोड़ा सा आप आगे रखिए। अभी हम थोड़ा पहले जो बेसिक्स हैं थोड़े से, एक तो हमारा इंटरनल एनर्जी और दूसरा हमारा कौन सा, हीट, ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हीट की। हीट को आप लोग किससे बताते हैं, क्यू से बताते हैं। ठीक है, हीट किससे बताते हैं, क्यू से बताते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक डेफिनेशन चलता है इसमें, देखिए, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी क्या है, ये हीट कैपेसिटी क्या होता है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। क्यू प्रोपोर्शनल डेल्टा टी। मैंने अपनी हथेलियाँ रब किया, रब करी मैंने अपनी हथेली, और रब करने पर क्या होगा, शायद आई थिंक इसमें टेम्परेचर में चेंज होगा। जो मेरी हथेली का पहले टेम्परेचर था अब वो टेम्परेचर चेंज हो चुका है। उस टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या हुआ, उस टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हुआ मेरे हाथ में क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। जब भी आप टेम्परेचर में चेंज करते हो तो एनर्जी जनरेट होती है किस फॉर्म में, आपके हीट फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हीट डिपेंड करेगी किस पर, डेल्टा टी पर। हीट बराबर नहीं है टेम्परेचर चेंज के, हीट डिपेंड करती है। जब भी टेम्परेचर चेंज करोगे तो हीट प्रोड्यूस हो सकती है। तो Q प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, तो Q इक्वल टू, जब प्रोपोर्शन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा C, तो C इक्वल टू Q बाय डेल्टा टी। ठीक, क्या मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ। एक डेफिनेशन क्रिएट करने का मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज द हीट कैपेसिटी। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करेंगे या फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो चेंज कितना, 1 डिग्री रहेगा। अगर ये 1 डिग्री हो गया तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो किसकी इक्वल होगी, हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे C जो है, C होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करो डिक्रीज करो, उस पर जब हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज द हीट कैपेसिटी। और आप जानते होंगे शायद मेरे ख्याल से क्यों, हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। याद करो एक हीट कैपेसिटी आया था स्टार्टिंग में और मैंने कहा था ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ना ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब यहाँ हम आगे चलते हैं इसमें, तो मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताता हूँ इसमें। देखिए, मैंने एक कंटेनर लिया, आई थिंक आपको ये हीट कैपेसिटी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसमें। मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को मैंने हीट किया। अरे कंटेनर खाली हीट नहीं किया, कंटेनर में मैंने वाटर ले रखा है, इस वाटर को हीट किया। ठीक है, खुला हुआ है, ओपन है, तो यहाँ प्रेशर कितना रहा होगा, 1 atm। ठीक है, ये बताइए जब मैं वाटर को हीट कर रहा हूँ तो क्या इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा या प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ओपन है, वेपराइज होगा, वॉल्यूम कम होगा, सब चीज़ें। ठीक है, और प्रेशर की अगर बात करूँ तो प्रेशर क्या है, बाहर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। जब भी कोई ओपन में रिएक्शंस होंगी ना बेटा, ओपन में रिएक्शंस जब भी होंगी, वाटर गर्म करो या कोई भी रिएक्शन कराओ, जब भी ओपन में कराओगे तो हमेशा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कितना, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो रिएक्शंस कराने पर या वाटर गर्म करने पर जो भी हीट प्रोड्यूस होगा, जो हीट लिया जाएगा, ठीक है, या आप ये बोल सकते हो जो भी मैं केमिकल रिएक्शंस कराऊं, जो भी केमिकल रिएक्शंस कराऊं अगर ओपन में कराता हूं, ठीक है, तो जो भी हीट प्रोड्यूस होगा या एब्जॉर्ब होगा, जो भी हीट प्रोड्यूस होगा या एब्जॉर्ब होगा कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने पर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो हमेशा आपका H कहलाएगा। H का मतलब समझते क्या होता है, इंथैल्पी होता है। तो याद रखो हीट
अगर कांस्टेंट प्रेशर पे गिवन करी गई ना आपको, तो वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कब होगी, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शंस ओपन में कराएंगे। आप जैसे किसी कंबशन कराओ, आप किसी का फॉर्मेशन कराओ, आप किसी का हाइड्रोजनेशन कराओ, कुछ भी कराओ आप रिएक्शंस, लेकिन अगर ओपन में करा रहे हो ना अगर आप, तो ओपन में कराने पर क्या होगा, हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट निकल रही है या फिर हम यूज़ कर रहे हैं, वो हीट को आपको क्या नाम देना पड़ेगा, एंथैल्पी। उसको एंथैल्पी बोलेंगे, और जब इसमें चेंज निकालेंगे तो डेल्टा एच कहलाएगा, एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच। ठीक है, और जब कभी आप किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन कराते हैं, वाटर को हीट करो, जो भी है, आप फर्दर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करा लीजिए, लेकिन इस कंटेनर को क्लोज कर रखा है आपने, इस कंटेनर को क्लोज कर रखा है, तो ये बताइए अंदर मैं कोई केमिकल रिएक्शंस करा रहा हूँ, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन अंदर हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन अंदर होते हुए क्या अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा? आप बोलोगे सर प्रेशर तो इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट में जब गैसेस बनेंगी तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, अंदर कंटेनर का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम कहलाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, एट किस पर, क्लोज जो, तक क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाएगा, यू। यू को कहते हैं हम डेल्टा यू, देख लीजिए आराम से, यू को बोलेंगे हम डेल्टा यू, मतलब कि इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी मेरी, मैं जो हीट का नाम दे रहा हूँ, हीट का, ठीक है, हीट अगर ओपन में या कांस्टेंट प्रेशर पे रिड्यूस होती है या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज द एंथैल्पी। और हीट जो क्लोज्ड में मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिड्यूस हो या एब्जॉर्ब हो, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। तो हीट के दो टाइप याद रखना हमेशा, कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी, हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमेशा क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें आप आगे देखते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको हीट कैपेसिटी बताया, हीट कैपेसिटी अभी आपने देखा सी था मेरे पास। ठीक है, हीट कैपेसिटी सी था मेरे पास। अगर मैं हीट कैपेसिटी लूँ 8 कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी ले रहा हूं मैं, तो उसका नोटेशन कैसे करूंगा मैं, सीपी। हीट कैपेसिटी किस पर, हीट कैपेसिटी क्या होती है, सी, कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब सीपी। सी का वैल्यू क्या था, क्यू बाई डेल्टा टी, देखा था आपने। तो सीपी का वैल्यू क्या होगा, क्यू पी अपॉन डेल्टा टी। ये क्यू पी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या बन जाएगी फिर बताइए, एंथैल्पी। तो आप बोल सकते हो Cp इक्वल टू होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या बन जाएगा, एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। और n मोल्स के लिए, कितने के लिए, n मोल्स के लिए अगर आप निकालो डेल्टा एच का वैल्यू, तो डेल्टा एच का वैल्यू होगा NCP डेल्टा टी, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसलिए आपने कभी कभी फॉर्मूले सुने होंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है NCP डेल्टा टी। ठीक है, Cp क्या है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे। और अगर मुझे हीट कैपेसिटी निकालनी है, हीट कैपेसिटी 8 कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालनी है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मुझे निकालनी है, तो हीट कैपेसिटी सी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगाऊं नीचे वी, क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू कौन सा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपॉन डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट क्या थी, इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n मोल के लिए, किसके लिए, n मोल के लिए डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा NCV डेल्टा टी। ठीक, तो वापस से बता देता हूँ, Q हीट दो टाइप की, कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एक फॉर्मूला मेरे पास डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी, एक फॉर्मूला मेरे पास डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। ठीक है, तो ये मेरे पास हीट है। अब आप बोलोगे सर मॉडर्न हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, वो सब फिजिक्स के टॉपिक्स है, वो फिजिक्स में देख सकते हो आप। ठीक है,
तो मुझे हीट में मतलब इतना ही बताना था, हीट कैपेसिटी मेरा हुआ। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ अपने फ्लॉट पे, सीधा सा फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे आते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब आ रहे हैं हम फ्लॉट पे। फ्लॉट का मतलब होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के सबसे पहले स्टेटमेंट सुन लिया। इसके स्टेटमेंट थे, सबसे पहले स्टेटमेंट था एनर्जी, क्या था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही मैं क्रिएट कर सकता हूँ ना ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को केवल क्या कर सकते हो आप, केवल कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, तो एनर्जी को नाइदर आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, केवल आप कन्वर्जन कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट किसके ऊपर था, दूसरा स्टेटमेंट था इसका हीट के ऊपर, कि हीट हमेशा हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ ही फ्लो करती है। हीट हमेशा हाई बॉडी से लो बॉडी की तरफ फ्लो करेगी। ये सेकंड स्टेटमेंट किसका था, फ्लॉट का। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट था कि अगर आप किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज चाहते हैं, इंटरनल एनर्जी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दो वजह से इसमें चेंज कर सकते हैं, तो W से एक Q से। दो वजह का मतलब है इसमें, या तो वर्क करके या फिर हीट प्रोवाइड करा के। देखिए सिंपल सी बात है, एक सिंपल कंसेप्ट मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं क्यों ना हूँ, ठीक है, मैं जितना काम करूँगा मेरे अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो मेरे अंदर की अगर मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज करानी है, ऐसे मैं सिस्टम हूँ, अगर मुझे अंदर की इंटरनल एनर्जी चेंज करानी तो क्या करूँ, मैं वर्क करूँ। ठीक है, या दूसरी बात, अगर मेरे अंदर की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है और मेरे किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने का मतलब मैंने किसी को स्लैप कर दिया जोर से, या किसने मुझे स्लैप कर दिया, तो मेरे अंदर की क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी एकदम से। और हीट जैसी बढ़ेगी तो अंदर की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, मेरी चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब इन द सेंस यही है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज केवल दो ही फैक्टर कर सकते हैं, वर्क और हीट। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये मेरे पास में एक कंटेनर है, देखा आपको, इस कंटेनर का इंटरनल एनर्जी अभी कितना है, U1। कितना इंटरनल एनर्जी, U1। आपने इस पे वर्क किया, आपने इसको हीट दिया, आपने इस पे वर्क किया, आपने इसको हीट दिया, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, U2। बोलोगे चेंज क्यों होगी, वो यहाँ समझा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, आपने उससे वर्क किया, आपने उसको हीट दिया, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, U2 होगी, चेंज हो गई। तो बताइए ये जो फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 मेरे पास आई है वो किसके बराबर होगी, U1 प्लस Q प्लस W के। और U1 को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू क्या, Q प्लस W। ये आपके पास फ्लॉट का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना तो कैसे निकालोगे, Q प्लस W करके। इस पे कई क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कई बार जो इरिवर्सिबल वर्क डन था उसका क्वेश्चन देगा, उसमें आपसे डेल्टा U पूछ लेगा, हीट दे देगा, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इतना समझ आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका साइन कन्वेंशन बताया था मैं आप लोगों को। साइन कन्वेंशन देखिए इसका, देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन अलग अलग होते हैं। किसी सिस्टम पे अगर आप वर्क कर रहे हो, देखिए एरो सिस्टम की तरफ है, अगर एरो मेरा सिस्टम की तरफ है तो इसका मतलब मैं सिस्टम पे वर्क कर रहा हूँ, तो वर्क आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। और एरो जब बाहर की तरफ है मेरा, इसका मतलब है सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, सराउंडिंग की तरफ वर्क कर रहा है। जब सराउंडिंग की तरफ वर्क कर रहा है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा। सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करता है, लेता है, तो हीट पॉजिटिव ली जाएगी, और सिस्टम हीट अगर रिलीज करता है, निकालता है, तो क्यू लिया जाएगा, नेगेटिव। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर कहता है गैस एक्सपेंड, इसका मतलब क्या है, गैस ने खुद ने वर्क किया, तो वर्क किया तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। कंप्रेस करना मतलब सिस्टम पे मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
पहले वाले केस में क्या हुआ था, जब केस एक्सपेंड हुआ था वहाँ W नेगेटिव हो गया था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वो बोलता है कि हीट रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही का मतलब क्या होगा, नेगेटिव लेना होगा। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम तो क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। लेकिन याद रखना कभी कभी क्या लैंग्वेज में घुमाता है। घुमाने का मतलब क्या है, वो बोलेगा कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, हीट सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी, तो इसका मतलब क्या, सिस्टम ने क्या करी है, रिलीज करी है। तो वहाँ क्यों क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। तो उसकी लैंग्वेज पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन हम सिस्टम के लिए कर रहे हैं, वो सराउंडिंग के टर्म्स में ले रहा है, तो आप उसकी लाइन पढ़ना कि सिस्टम की तरफ से हीट निकल रहा है या हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। और एक और चीज़, इनके क्वेश्चंस करते समय, फ्लॉट के क्वेश्चंस करते समय अगर वो साइक्लिक प्रोसेस देता है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने बताया था आपको डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर वो आपको आइसोकोहरिक प्रोसेस देता है, आइसोकोहरिक प्रोसेस, तो आइसोकोहरिक के लिए डेल्टा वी क्या होगा, जीरो, और डेल्टा वी जीरो होगा, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कहीं इसने आइसोकोहरिक प्रोसेस बोल दी, आइसोकोहरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, वॉल्यूम चेंज जीरो होने का मतलब डेल्टा वी जीरो, और डेल्टा वी जीरो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, माइनस पी डेल वी मतलब वो भी जीरो हो गया। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस में आप लोगों को बोलेगा। और एक प्रोसेस होती है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है। तो आप समझने की कोशिश करिए, आइसोकोरिक जब बोले डब्ल्यू जीरो हो गया, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आप जीरो करके क्यू डेल्टा यू के बराबर करना। अगर कहे साइक्लिक प्रोसेस तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस बोले तो डेल्टा यू किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें, ठीक है, बना सकते हो क्वेश्चंस, अच्छी बात है, ठीक है। और एक और चीज़, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं और कुछ स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू या डेल्टा एच, डेल्टा यू या डेल्टा एच दोनों का वैल्यू जीरो होगा। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला आपने पढ़ा था एन सी बी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का फॉर्मूला पढ़ा था आपने एन सी बी डेल्टा टी, दोनों में ही डेल्टा टी थे। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी क्या होता है, जीरो, तो डेल्टा यू हो या डेल्टा एच हो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो मैंने एक क्वेश्चन जेई में आता हुआ देखा है, क्वेश्चन मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया था कि गैस एक्सपेंड होती है इतना इतना समथिंग जो भी चीज़ें, एक चुपचाप से बीच में आइसोथर्मल टर्म्स दी थी उसने, और लास्ट में डेल्टा यू पूछा था, आंसर कितना आएगा, जीरो। जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो और डेल्टा यू पूछे या डेल्टा एच पूछे, आंसर कितना टिक करना है आपको, जीरो टिक करना है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, क्वेश्चन अप्लाई करिए इस पर आप फ्लॉट पे, ठीक है। क्वेश्चन आप बना सकते हो आराम से इसके। तो हमारे पास अभी वर्क डन, जहाँ तक वर्क डन हमारा बात करूँ, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए थोड़ा हीट और थोड़ा सा आपका क्या नाम है ये फ्लॉट, ये आप सीख चुके हो, इस पर क्वेश्चन अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में लेके जाऊँगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तो आप लोगों को पता होगा शायद मेरे ख्याल से, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एस क्या होता है वहाँ पे, स्पेसिफिक हीट होता है। तो वो क्वेश्चंस फिजिक्स में पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं आएंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो बनाइए तो क्वेश्चंस, नेक्स्ट लेक्चर मेरा कल होगा, और कल मैं आगे इसमें बढ़ूंगा आगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। थैंक यू।